स्वागत है बच्चा लोग, विद्यार्थीगण। तो आपके फिजिक्स गुरु यानी कि अमित सर E2E क्लासेस में दोबारा आ चुके हैं। लास्ट आप लोग देखे होंगे लॉन्चिंग वीडियो में कि 10th के बाद 11th में आने के बाद कुछ खाई होता है, बट आज मैं बेसिकली 11th के बारे में बात नहीं करूँगा, ना ही 12th के बारे में बात करूँगा। आज हम लोग फिजिक्स का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। हम लोग कहने का मतलब है मैं और आप। केवल यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कोई भी टॉपिक को, मान लीजिए व्हाट इज फिजिक्स, तो आपके माइंड में कुछ आ रहा है, यानी कि यहाँ पे हम लोग काम करने वाले हैं, मैं और आप। तो सबसे पहला प्रश्न आता है हमारे सामने, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स क्या है जानने के लिए हम लोग चलेंगे थोड़ा इतिहास में, हमारे हिस्ट्री में, और वहाँ से हम लोग को पता चलता है कि फिजिक्स जो था वो कहाँ से आया है। ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, जो कि ग्रीक वर्ड क्या है, तो फ्यूजीज। क्या है? फ्यूजीज, जिसका मीनिंग क्या होता है, तो नेचर। तो बात आता है कि सर ग्रीक लेटर क्या होता है, तो ग्रीक लेटर या ग्रीक वर्ड जो होता है वो आप लोग सब जानते हैं, बढ़िया से जानते हैं। बस दिक्कत ये है कि आप लोगों को पता नहीं है कि वो एक्चुअली में ग्रीक लेटर है, वो मैथमेटिक्स का या फिर फिजिक्स का कोई सिंबल नहीं है। लाइक थीटा आप लोग जानते होंगे, अल्फा, बीटा, गामा, फाई, साई, एप्सिलॉन, ये सारा का सारा क्या है, ग्रीक लेटर्स होता है। तो वही बोला जा रहा है कि एक ग्रीक वर्ड है, क्या नाम है, फ्यूजीज। इस फ्यूजीज से ये बना हुआ है कौन सा वर्ड, तो फिजिक्स, जिसका मीनिंग क्या होता है, नेचर। तो बात करते हैं हम कि ये ग्रीक लेटर लिखा कैसे जाता है, ग्रीक वर्ड लिखा कैसे जाता है भाई। तो देखिए यहाँ पे ये होता है कुछ ऐसा, ये होगा, फिर सिग्मा, फिर ये और फिर ये। यानी कि अगर आप कुछ इस तरीक़ा से करते हैं तो ये जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजीज। इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है, फ्यूजीज। ये कोई सिंबल नहीं है, ये कोई डिजाइन नहीं है, ये क्या है कि एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, जिसका मीनिंग क्या होता है, जिसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, फ्यूजीज, और इसका मीनिंग क्या होता है, नेचर। यानी कि फिजिक्स इज ऑल अबाउट नेचर। फिजिक्स क्या है, नेचर है। नेचर कहने का मतलब क्या है, इन द सेंस कि आप जो देख रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, हम जो फील कर रहे हैं, वो सारा कुछ फिजिक्स है। आप हमको देख रहे हैं, फिजिक्स है। अगर आपको गर्मी लग रहा है तो फिजिक्स है, ठंडा लग रहा है तो फिजिक्स है। हम लोग एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे तो फिजिक्स है। अगर आपको मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है तो फिजिक्स है। पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो फिजिक्स है। पानी बह रहा है तो फिजिक्स है। हम लोग का अर्थ रोटेट कर रहा है तो फिजिक्स है। अगर हम बोल पा रहे हैं तो फिजिक्स है। हर चीज़ के पीछे क्या है, फिजिक्स है। यानी कि नेचर में आपको जो भी चीज़ दिख रहा है, हर चीज़ क्या है, फिजिक्स है। लेकिन फिजिक्स को समझने के लिए हम लोग को कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। क्या फॉलो करना पड़ता है, तो देखिए आपके बोर्ड के सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व करने का मतलब क्या है कि आप क्या देख रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि आपने देखा कि सामने से एक गाड़ी आ रही है। सामने से क्या कार आ रही है, एक कार आ रही है मान लेते हैं। तो जब सामने से एक कार आ रही है तो नॉर्मली हम लोगों ने क्या किया, पहले उसको ऑब्जर्व किया, हाँ वो कार आ रही है। बट उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, क्योंकि हमें फिजिक्स के हिसाब से देखना है, हम लोग को फिजिक्स के नज़र से देखना है, तो हम लोग उसके बाद क्या सोचेंगे इसके बारे में, इसको एनालाइज करेंगे। क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने का मतलब क्या है कि वो इधर आ रही है तो किसके वजह से आ रही है, वहाँ पे क्या कोई कुछ हो रहा है, यानी उसके पीछे का फिजिक्स क्या हो सकता है। तो एनालाइज करने के बाद, यानी नॉर्मल पहले हमने देखिए, ऑब्जर्व और एनालाइज में थोड़ा अंतर होता है। ऑब्जर्व हम लोग हर चीज़ को करते हैं, हम देख रहे हैं कि कार आ रही है, लेकिन एनालाइज नहीं करते। एनालाइज करने के लिए हम लोग को वहाँ पे ठहरना पड़ता है, वहाँ पे थोड़ा सा समय देना पड़ता है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो हम वहाँ टाइम देंगे और एनालाइज करेंगे कि हाँ वो कार आ रही है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो उसके बाद उसके पीछे का हम थ्योरी, लॉ या प्रिंसिपल, यानी कि जो भी उसके पीछे का थ्योरी है उसको हम जानेंगे। यानी कि वहाँ पे हम देखेंगे अगर वहाँ पे कोई न्यूटन्स का इक्वेशन लग जा रहा है, कोई वहाँ पे न्यूटन्स का लॉ अप्लाई हो जा रहा है, अगर वहाँ पे फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी अप्लाई हो रहा है, तो ये सारा का टर्म हम लोग जानेंगे कि उसके पीछे का थ्योरी क्या है, वो क्यों यहाँ इधर आ रहा है, उसके पीछे क्या क्या फिजिक्स का लॉज लग रहा है। तो ये सब चीज़ जानेंगे। उसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, तो उसके बाद उसको कैलकुलेट करेंगे। यानी कि हम देखेंगे कि कार का स्पीड क्या है, उसका स्पीड के हिसाब से उसके बाद देखेंगे कि मेरे देर यहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, तब हम बता देंगे अच्छा ये दिस टाइम में, यानी कि एक्स टाइम में मान लेंगे कि यहाँ तक मेरे पास तक ये कार आ जाएगी। बस मैं, यानी कि उसके बाद लास्टली मेरे पास क्या आने वाला है, फिर लास्ट में मेरे पास रिजल्ट आने वाला है। यानी कि फिजिक्स को समझने के लिए हम लोग को 5 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। कौन कौन सा स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, सबसे पहला ऑब्जर्व, सेकंड नंबर एनालाइज, थर्ड नंबर थ्योरी, फोर्थ नंबर कैलकुलेशन एंड फिफ्थ इज रिजल्ट। यानी कि अगर ये 5 स्टेप अगर आप सही से समझ लेते हैं तो फिजिक्स आपको समझना बहुत ईजी हो जाएगा, फिजिक्स आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। यानी फिजिक्स जैसा लोग बोलते हैं कि एक सर का बोझ होता है, वैसा कुछ नहीं है। फिजिक्स क्या बोला गया कि फिजिक्स इज ऑल अबाउट नेचर, और यानी कि नेचर में तो आप जुड़े हुए हैं, यानी कि आपको फिजिक्स समझ में आना ही चाहिए।
बात समझ में आया? तो फिजिक्स को समझने के लिए क्या करना होगा, तो हम लोग को ये 5 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। बोले क्लियर है? अब हम चलते हैं कनेक्टिविटी ऑफ फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स केवल फिजिक्स से नहीं जुड़ा हुआ है, फिजिक्स काफ़ी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो फिजिक्स जो है वो हर एक चीज़ से जुड़ा हुआ है, हर एक सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, हर एक यूनिट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स इज ऑल अबाउट नेचर। एंड नेचर क्या है, हमारे चारों तरफ नेचर है। चाहे आप हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, पॉलिटिकल साइंस पढ़िए, आप इधर कुछ भी पढ़ लीजिए, मान लीजिए आप कॉमर्स भी पढ़ रहे हैं, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जियोलॉजी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़िएगा आप, हर जगह क्या लगेगा, फिजिक्स लगना ही लगना है। बट वी आर द स्टूडेंट ऑफ साइंस, तो साइंस के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो कनेक्टिविटी ऑफ फिजिक्स जो है, तो कनेक्टिविटी ऑफ फिजिक्स है, यानी कि जो फिजिक्स का कनेक्टिविटी जो होने वाला है, जिससे 1 मिनट चलिए सर आप पीछे चलिए, हाँ, तो यानी कि फिजिक्स का कनेक्टिविटी जो होगा, चलो जी आ जाइए, हाँ, तो फिजिक्स का कनेक्टिविटी कैसे कैसे होने वाला है, तो हम लोग देखेंगे एक सब्जेक्ट जो है वो मैथ्स के साथ होने वाला है। और मैथ्स के साथ आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, एस.सी. वर्मा सर जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो आप लोग जानिए कि एस.सी. वर्मा सर का बुक आज भी IIT JEE के लिए, JEE मेंस की तैयारी के लिए माना जाता है। तो एस.सी. वर्मा सर का बुक जब खोलिएगा आप, तो उनका पहला स्टेटमेंट है मैथमेटिक्स के बारे में, वो लिखे हैं मैथमेटिक्स के बारे में कि इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। यानी कि अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है, यानी अगर आपको फिजिक्स के बारे में जानना है, तो किसी भी सब्जेक्ट को जानने के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, उसके लैंग्वेज के बारे में। जस्ट सपोज कि अगर आप अमेरिका में चले जाते हैं, तो वहाँ के लोगों को समझने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, वहाँ का लैंग्वेज। अगर आप मान लीजिए जिम्बाब्वे में चले जाते हैं, तो वहाँ के लोगों को समझने के लिए क्या चाहिए, लैंग्वेज। तो इसी तरीक़ा से फिजिक्स को समझने के लिए हम लोग क्या जानना होगा, मैथमेटिक्स, बिकॉज मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो यहाँ तो डायरेक्ट हमको दिख गया कनेक्टिविटी। दूसरा आते हैं बायोलॉजी पे, तो आपको पता है बायोलॉजी का डायरेक्ट मीनिंग क्या होता है, डॉक्टर। जनरली बायोलॉजी मतलब क्या हम लोग सोचते हैं, डॉक्टर। तो अगर कोई भी डॉक्टर अगर आपको कोई भी दवा प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो किस बेसिस पे करते हैं, कोई टेस्ट होता होगा, मतलब वो लैब में भेजते हैं, और लैब में क्या लगा रहता है, इंस्ट्रूमेंट्स, एंड इंस्ट्रूमेंट इज द पार्ट ऑफ फिजिक्स। यानी कि बायोलॉजी का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है, फिजिक्स से है। यानी कि अगर डॉक्टर को कोई भी दवा प्रिस्क्राइब करना है, तो उनको सबसे पहले क्या कराना पड़ता है, आज के टाइम में टेस्ट कराना पड़ता है, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो, एक्सरे मशीन हो, या फिर एक नॉर्मल सा ब्लड सैंपल ही अगर क्यों न कलेक्ट करना हो, तो उसके लिए भी उनको माइक्रोस्कोप करना पड़ता है। माइक्रोस्कोप जो है वो भी फिजिक्स का एक पार्ट है। मतलब छोटा से लेकर बड़ा तक कोई भी आपको बायोलॉजी का कोई भी फील्ड में आप जाइए, किसी भी, अगर रिसर्च फील्ड में जाएंगे तब तो सारा इंस्ट्रूमेंट से ही काम हो रहा है, तो वहाँ भी क्या आ गया, फिजिक्स, यानी कि बायोलॉजी भी हो गया। नेक्स्ट मेरे पास केमिस्ट्री के बारे में आपको पता ही होगा, केमिस्ट्री का 3 ब्रांच होता है। अगला हो सकता है सेक्शन आएगा आपके कुंदन सर का, तो कुंदन सर आप लोग को समझाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री का कितना ब्रांच होता है, 3 ब्रांच होता है। कौन कौन सा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री, यानी कि फिजिक्स, यानी केमिस्ट्री में भी एक सेक्शन ऐसा है जिसका फिजिक्स से डायरेक्ट रिलेशन होता है। बात समझ में आया। एंड 4th वन इज जियोलॉजी। जियो का मतलब आपको पता है, टीवी में आप लोग सुने होंगे पहले, आज तो आजकल के बच्चे लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं, हम लोग के टाइम में हम लोग नेशनल जियोग्राफिक देखा करते थे, नेशनल जियोग्राफिक या फिर जियोग्राफी समझिए आप। यहाँ पे लिखे हैं जियोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, सिंपल बात है। और जियो का मतलब क्या होता है, सोचिए, अर्थ। यानी अर्थ के बारे में जब स्टडी करना पड़ता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जियोलॉजी। यानी कि उसके लिए भी हमको क्या चाहिए, फिजिक्स चाहिए। बिना फिजिक्स का हम करें, नॉर्मली आप समझिए ना, किसी भी चीज़ को आज के टाइम में किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमारे पास बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के क्या हम समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं सर। जब नहीं समझ सकते हैं इसका मतलब क्या होने वाला है, फिजिक्स होने वाला है। बोलिए क्लियर है, कोई दिक्कत। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक आने वाला है, यानी कनेक्टिविटी ऑफ फिजिक्स के बाद हम लोग समझेंगे कि फिजिक्स को समझने के लिए जनरली 2 टर्म होता है। फिजिक्स को समझने के लिए हम लोग को 2 टर्म को समझना पड़ता है। कौन कौन सा 2 टर्म है वो, तो पहला जो टर्म है मेरे पास वह है यूनिफिकेशन। क्या है, यूनिफिकेशन। तो देखिए पहला हम लोग के पास क्या आ रहा है, यूनिफिकेशन। तो यूनिफिकेशन के बारे में देखिए, यहाँ पे एक साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यूजिंग दिस वी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमेना इन टर्म्स ऑफ फ्यू कॉन्सेप्ट्स एंड लॉज। यानी कि अगर आपको बहुत कोई बड़ा सा टॉपिक है, लाइक मेरे पास देखिए एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ग्रेविटेशन, मेरे पास लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो अगर आपको ग्रेविटेशन को समझना है
तो ग्रेविटेशन को समझने के लिए अगर आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझ चुके हैं तो केवल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही आप फिजिक्स के ग्रेविटेशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे उसको आप समझ सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं। कैसे? तो अगर कोई भी चीज़, मान लीजिए इस मार्कर को अगर हम, इस पेन को अगर यहाँ से हम छोड़ते हैं नीचे गिरेगा, नहीं छोड़ेंगे, घाटा हो जाएगा मेरा। तो अगर ये मान लीजिए नीचे जाता है तो यहाँ क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। समझने के लिए कहाँ जाएंगे? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर हमको देखना है कि अभी आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो गर्मी क्यों लग रही है? सन की वजह से। सन की वजह से बोल सकते हैं, या हम लोग बोलेंगे अपने अर्थ के रोटेशन की वजह से। तो उस वहाँ भी क्या लग जाएगा? जहाँ प्लैनेटरी मोशन आ जाता है वहाँ भी आ जाता है ग्रेविटेशन। अभी थोड़ी देर में शाम होने वाली है, मैं शाम में अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो रात हो जाएगी, रात में सूरज गायब हो जाता है। तो ये सब को समझने के लिए फिर हमको कहाँ जाना होगा? ग्रेविटेशन। मतलब केवल एक टॉपिक अगर हम पता है हमको, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो हम लोग ग्रेविटेशन के एक बड़े सेक्शन को क्या कर सकते हैं? डील कर सकते हैं। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझना है तो मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, इनका 4 इक्वेशन है, मैक्सवेल्स इक्वेशन बोला जाता है उनको। अगर वो 4 इक्वेशन अगर आपको क्लियर है, अगर उस 4 कॉन्सेप्ट को आप समझ जाइएगा तो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर मैग्नेटिज्म तक जितना टॉपिक्स है वो सब चीज़ को हम लोग समझ सकते हैं। यानी कि यूनिफिकेशन क्या हो गया? तो यूनिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा टर्म है जिसके हेल्प से हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक बड़े से टॉपिक को क्या बोल रहे हैं? देखिए, डाइवर्स फिजिकल फिनोमेना, यानी कि एक बड़े से फिजिकल फिनोमेना को हम लोग एकदम स्मॉल से, यानी कि फ्यू कॉन्सेप्ट और लॉज से हम लोग इसको समझ सकते हैं। बोलिए, बात समझ में आया? दूसरा मेरे पास आ रहा है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन तो हो गया रिडक्शनिज्म। रिडक्शन नामी है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? तोड़ना, छोटा करना। तो अगर मेरे पास किसी भी बड़ा मोर कॉम्प्लेक्स अगर कोई भी मेरे पास सिस्टम है और उसको अगर हमको समझना है तो समझने के लिए हम इसको क्या करते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूएंट सिंपलर पार्ट्स में इसको ब्रेक कर देते हैं। यानी कि जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर हमको समझना है क्या? तो थर्मोडायनेमिक्स। अगर हमको थर्मोडायनेमिक्स समझना है तो हमको सबसे पहले किससे डील करना होगा? तो हमको सबसे पहले टेम्परेचर से डील करना होगा, इंटरनल एनर्जी से डील करना होगा और एंट्रोपी से डील करना होगा। यानी कि इस बेसिक टर्म को अगर हम समझेंगे तभी हम थर्मोडायनेमिक को समझ पाएंगे। बात समझ में आ रहा है? सिमिलरली अगर मान लीजिए कि आपको समझना है, मान लीजिए एक टॉपिक हम लेते हैं मैकेनिज्म नहीं बोलेंगे हम, मैकेनिक्स बोल रहे हैं, ठीक है, सॉरी, मैकेनिक्स। अगर आपको मैकेनिक्स समझना है, आगे हम लोग आने वाले हैं समझाएंगे मैकेनिक्स क्या होता है। तो मान लीजिए आपको मैकेनिक्स समझना है, तो मैकेनिक्स को समझने के लिए आपको एनएलएम आना चाहिए, आपको एफबीडी आना चाहिए, आपको न्यूटन्स लॉ क्लियर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। दूसरा आपको क्या, रोटेशनल मोशन क्लियर होना चाहिए, ट्रांसलेशनल होना चाहिए। मतलब छोटा छोटा टॉपिक अगर आपको क्लियर है तब आप पूरा मैकेनिक्स को समझ पाइएगा। सिमिलरली हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो एक ब्रांच होता है फिजिक्स का, आगे बताएंगे हम। तो उसको समझने के लिए हमको क्या क्या समझना होगा? तो इंटरनल एनर्जी है, एंट्रोपी है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर। तो ये छोटे छोटे टर्म्स को अगर हम समझते हैं तो हम क्या कर पाएंगे? तो पूरे फिनोमेना को समझ पाएंगे। वो पूरा फिनोमेना कैसा होगा? तो कोई बड़ा सा होगा सिस्टम या फिर कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा। तो बोलिए, बात समझ में आया? यूनिफिकेशन को हम क्या बोलें कि अगर कोई एक छोटा सा लॉ, एक छोटा सा थ्योरी होगा जो कि पूरे एक बल्क सिलेबस को, बल्क सेक्शन को हम लोग क्लियर कर सकते हैं। और रिडक्शनिज्म क्या होगा? तो बड़े चीज को समझने के लिए हम लोग छोटा सिंपलर पार्ट्स को, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स को हम लोग उसमें ब्रेक कर देंगे और उसके टर्म में अगर हम समझते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? रिडक्शनिज्म। एंड रिडक्शनिज्म इज ऑल्सो नोन एज हार्ट ऑफ फिजिक्स। बिकॉज अगर आपको जिंदा रहना है तो हार्ट रहना जरूरी है। हार्ट बोल दिए ना, हार्ट होता है, सॉरी, आदत है। तो हार्ट अगर आपके बॉडी में नहीं होगा तो आप क्या जिंदा रह पाइएगा? नहीं। तो रिडक्शनिज्म उसी तरह से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे लिए, आपके लिए, हर एक नॉर्मल, किसी भी नॉर्मल स्टूडेंट को अगर हम थर्मोडायनेमिक्स समझाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। बट अगर हम एक छोटे सिंपल डेफिनेशन से समझते हुए चलेंगे तो समझ में आएगा। मतलब वो उस तरह से बच्चा समझ रहा है। लेकिन अगर हम आपको सीधे बोल दें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझा दें और बोलेंगे बाबू इसको अप्लाई कर लो, पूरा ग्रेविटेशन सॉल्व, समझ में आएगा? नहीं आएगा। यानी ग्रेविटेशन को भी समझने के लिए हमको आपको पहले क्या बताना होगा? हमको बताना होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, हमको बताना होगा कि जी का वैल्यू कब कम होता है, कब ज़्यादा होता है, हमको बताना होगा आपको कि किस तरह से कोई भी प्लैनेट अगर रोटेट होता है तो उसकी जी के वैल्यू में क्या चेंज होता है। यानी कि हर एक छोटे टर्म को हम लोग समझेंगे तब हम लोग पूरे एक बड़े एरिया को कवर कर पाएंगे। बोलिए, बात समझ में आया? क्लियर है? अब हम इतना तो हो गया, बट अब जो इम्पॉर्टेंट है, ये सारा टॉप पॉइंट तो आप लोग क्लियर है, बट अब जो कि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समझना, उस पर हम आते हैं। बात समझ में आया? क्या चीज़ पाएंगे हम? तो फिजिक्स का सेक्शंस के बारे में।
जिसमें हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं कि हम लोग जानेंगे, क्या जानने वाले हैं भाई, तो हम लोग जानने वाले हैं कि क्या क्या आने वाला है, मतलब ब्रांचिंग ऑफ फिजिक्स। कलर भाई चेंज किया जाए, कौन सा कलर को ले लें, चलिए थोड़ा अलग कलर लिया जाए। तो यानी कि फिजिक्स के ब्रांचिंग के बारे में हम लोग समझेंगे कि फिजिक्स का ब्रांचिंग कैसे है, फिजिक्स को कितने सेक्शंस में बांटा गया है। तो बेसिकली ऐसे तो फिजिक्स का बोला जाता है, बहुत सारे बुक्स में भी मिलेगा आपको, बहुत सारे लोग बोलेंगे भी कि फिजिक्स का 3 सेक्शन है, 4 सेक्शन है, 5 सेक्शन, बट ऐसा नहीं है। फिजिक्स का मात्र 2 ही सेक्शन होता है, इसमें बाकी सारे को हम लोग क्लासीफाई करते हैं। पास में तो इसमें क्या क्लासीफाई है, तो ब्रांचिंग ऑफ फिजिक्स में सबसे पहला जो आता है, कलर मज़ा नहीं आ रहा है ना जी, चलिए सबसे पहला क्या आता है मेरे पास, मैक्रो फिजिक्स। मैक्रो फिजिक्स को ही हम क्या बोल रहे हैं, क्लासिकल फिजिक्स। मैक्रो फिजिक्स को ही हम क्या बोल रहे हैं, क्लासिकल फिजिक्स। मैक्रो का मतलब पता है क्या होता है, देखिए 2 वर्ड लिखा हुआ है आपके पास, मैक्रो, और इधर लिखा हुआ है मेरे पास माइक्रो। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा और माइक्रो का मतलब होता है छोटा। यानी कि किसी भी अगर आपको बड़े टर्म को समझना है तो जो भी फिजिक्स का ऐसा भी बहुत सारे टॉपिक्स है जिसमें कोई बल्क बॉडी के बारे में बात करते हैं, जो कि हम लोग जनरली बोला जाता है ऐसा कि हम लोग मैक्रो फिजिक्स में वैसे फिजिक्स को बात करते हैं जिसको हम लोग देख करके समझ सकते हैं। बस में आ रहा है, जिसको हम लोग डायरेक्ट देखते हैं कि हाँ ये हो रहा है और इसको समझेंगे, तो जनरली उसको हम लोग किस में रखते हैं, मैक्रो फिजिक्स में। और साथ में इसको क्लासिकल फिजिक्स क्यों बोला गया, क्लासिकल फिजिक्स का मतलब आपको पता है, सोचिए क्लासिकल के बारे में सबको पता होगा। आप लोग क्लासिकल सॉन्ग्स सुनते होंगे, मतलब पुराने ज़माने के सॉन्ग सुनते होंगे। आजकल के गाने जो आते हैं 2 दिन के गाने होते हैं, 2 दिन चला उसका तीसरा दिन ख़त्म। लेकिन आप लोग आज भी कुछ कुछ गाने जो है वो आप लोग हमेशा सुनते होंगे, उसी को यानी क्लासिकल सॉन्ग बोलते हैं। क्लासिकल का मतलब क्या हो गया, जो बहुत पुराना है। तो जनरली फिजिक्स में बोला जाता है कि जो 1900 से पहले जिस फिजिक्स के बारे में बात किया गया था या उसके आसपास बात किया गया था उसको हम लोग बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। और आफ्टर 1900 यानी 1900 के बाद जो बात करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते थे फिर, मॉडर्न फिजिक्स या फिर माइक्रो। माइक्रो का मतलब ये क्या, छोटा, यानी कि इसमें जितना सेक्शंस हैं उसके बारे में उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। उसके लिए अगर उसको हम लोग को ऑब्जर्व करना है तो हम लोग को माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा, या निट किट नहीं होगा, नैनो पार्टिकल्स के बारे में इसमें हम लोग बात करते हैं जनरली, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग, जो दूसरा नाम इसका क्या है, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। मॉडर्न का मतलब ही क्या होता है, जो आज के टाइम में जो चल रहा है, यानी 1900 से पहले जो चल रहा था उसको क्लासिकल बोलेंगे, और 1900 के बाद जो आया उसको क्या बोलेंगे हम, मॉडर्न फिजिक्स बोलेंगे। बोलिए क्लियर है। अब हम आते हैं इस पर कौन कौन सा टॉपिक आता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इधर से आते हैं, तो कलर चेंज कर दिया जाए ना जी, चलिए। तो सबसे पहला मेरे पास जो है वो क्या है, मैकेनिज्म हो गया है, सॉरी मैकेनिक्स होगा यहाँ पे, ठीक है। क्या होगा, रुकिए कलर चेंज किया जाए जी, चलिए। यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे ये जो स्पेलिंग है मिस्टेक है, ठीक है। देखिए आप लोग यहाँ क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा मैकेनिक्स। मैकेनिक्स नाम ही है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स जो वर्ड आया है ना, ये मशीन से आया है। मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है पता है आपको, मोशन। मशीन का मतलब भी क्या होता है, मोशन। यानी कि जहाँ पर मोशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैकेनिक्स। यानी कि फिजिक्स का वो ब्रांच जहाँ पे हम लोग मोशन के बारे में डील करेंगे, विच डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एनी बॉडी, इट इज़ नोन एज मैकेनिक्स। जिसमें हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि आप लोग जो बाइक में लहरिया कट मारते हैं या फिर देखते होंगे, नहीं कुछ मारते होंगे तो हो सकता है कुछ लोग देखते होंगे, तो वो क्या होता है, मौत का कुआं में क्यों जो बाइक होता है वो रोटेट करता है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ फेल हो जाता है। तो उसके पीछे का यानी कि जितना भी मोशन का बात करेंगे हम, वो किस में आएगा, मैकेनिक्स में आएगा। बोले क्लियर है। सेकेंड नंबर पर है मेरे पास थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स में हम अभी देखिए थोड़ा देर पहले लिखे थे, थर्मोडाइनमिक्स एग्जाम्पल लिए थे, किसमें, रिडक्शनिज्म में। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा, तो थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच होगा जो कि डील करेगा किसके बारे में, तो हीट के बारे में, ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में। बात समझ में आया। यानी कि थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ मोशन, सॉरी मोशन ऑफ हीट, ठीक है। यानी कि हीट के मोशन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यानी उसमें क्या हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा। जनरली ये दो सेक्शन है, आपको लग रहा है बहुत 2 सेक्शन है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत बड़ा सेक्शन है, ठीक है। ये जो 2 सेक्शन आता है आपको, ये पूरा 2 सेक्शन जो है वो आपको क्लास 11th में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ये क्या है, ये क्लास 11th का सेक्शन है आपका। बाकी जितना भी हम यहाँ लिखे हैं टॉपिक्स वो सारा का सारा क्लास 12th का है। तो हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे आता है मेरे पास तीसरे नंबर पर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। नाम ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।
यानी कि जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में जानेंगे, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में जानेंगे, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझेंगे, मैग्नेटिक पोटेंशियल समझेंगे, मैग्नेट्स क्या होता है समझेंगे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है समझेंगे, साइक्लोट्रॉन समझेंगे। तो ये सारा टॉपिक्स जो है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इस 2 पॉइंट से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होंगे वो किस में आएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, जो कि आपका क्लास 12 का सेक्शन है। नेक्स्ट वन इज, अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दोबारा आ चुका है, सॉरी शक्तिमान बोलने का हमको आदत है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे जो होने वाला है इसको काट दीजिएगा, ठीक है। जो यहाँ पर एक पॉइंट होगा ये होगा ऑप्टिक्स, ठीक है। क्या होगा, ऑप्टिक्स, यानी कि 4th पॉइंट से क्या हो जाएगा मेरे पास, ऑप्टिक्स। यानी ये क्लासिकल फिजिक्स का एक सेक्शन क्या हो रहा है मेरे पास, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के बारे में क्या हम लोग बात करते हैं, तो आप लोग ऑप्टिक्स के बारे में पहले से पढ़े होंगे क्लास 9th में, क्लास 10th में, क्लास 8 में। जनरली आप लोग क्लास 8 और 10th में पढ़ेंगे ऑप्टिक्स के बारे में, जिसमें हम लोग बात करते हैं कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, फोकस पे कब होता है तो उसकी वजह से कैसा इमेज बनता है, क्या होता है, वो सारा चीज़, यानी कि लाइट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होगा वो सारा हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं, इस ऑप्टिक्स सेक्शन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यानी कि जो भी लाइट से रिलेटेड जो टॉपिक होगा वो कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, ऑप्टिक्स के बारे में, ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। यानी कि क्लासिकल फिजिक्स का मेरे पास बेसिकली 4 ब्रांचिंग होता है, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड 4th वन इज ऑप्टिक्स। बोलिए क्लियर है। अब हम आते हैं मॉडर्न फिजिक्स के बारे में, जो कि आज के टाइम में फिजिक्स में जो बोलते हैं ना कि रिवॉल्यूशन लाया हुआ है, वो मॉडर्न फिजिक्स ही लाया हुआ है। रिवॉल्यूशन इसी का है, आज जो भी आप लोग जितना भी देख रहे हैं नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है वो सारा का सारा इसी की वजह से आ रहा है। अगर ये नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो समझते हैं इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो जो पहला टॉपिक है एटम एंड न्यूक्लियस, नाम सही है, यानी कि एटम्स के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे। वहाँ पे हम लोग जानेंगे कि न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है। तो ये सारा जब टर्म्स पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे एटम्स एंड न्यूक्लियस में, जिसमें आप लोग कुछ कुछ मॉडल पढ़े होंगे, रदरफोर्ड पढ़े होंगे और बोर्स पोस्टुलेट पढ़े होंगे, बोर्स मॉडल पढ़े होंगे। तो ये सारा टॉपिक्स इसमें हम लोग पढ़ेंगे। कुछ सुने होंगे, कुछ नहीं पढ़े होंगे, तो कुछ पढ़ेंगे भी, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स। आज का टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स का दुनिया ही है। आप हमारे वीडियो को देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से, हम देखिए स्मार्ट बोर्ड में पढ़ा पा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से। ये देखिए मेरे हाथ में रिमोट है, इलेक्ट्रॉनिक्स, सामने कैमरा लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स। आप जब देख रहे हैं ऊपर पंखा चल रहा होगा या फिर एसी चल रहा होगा या कूलर चल रहा होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी कि हर जगह इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो उस इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास 12th में हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे जानते हैं कौन कौन सा डिवाइस को हम लोग को पढ़ना पड़ता है, कौन सा कैसे समझना पड़ता है। क्लियर है। नेक्स्ट है मेरे पास सेमीकंडक्टर एंड इट्स डिवाइसेज। आज का जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड है, वो सारा का सारा सेमीकंडक्टर पर डिपेंड कर रहा है। आप लोग जानते होंगे एक होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर, ठीक है, और तीसरा जो आता है वो होता है सेमीकंडक्टर। एंड सेमीकंडक्टर इज दैट डिवाइस जो कि आपका कंडक्टर के जैसा भी बिहेव कर सकता है, इंसुलेटर के जैसा भी बिहेव कर सकता है। उसमें हम लोग थोड़ा सा डोपिंग करते हैं, मतलब कुछ एलिमेंट्स को मिलाते हैं और वो हम लोग जैसा अपना रिक्वायरमेंट होता है वैसा हम लोग उसको काम कर लेते हैं। बोलिए बात समझ में आ रहा है। 4th वन इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हालांकि कुछ दिनों से आपके सीबीएसई में, स्टेट बोर्ड में, सब में से मैं देख रहा हूँ कि एनसीईआरटी से ही शायद कम्युनिकेशन को हटा दिया गया है, बट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, ठीक है। बट आपके जेई वगैरह में, जेई हो, नीट हो, सीयूईटी हो, एनडीए हो, अगर ओलंपियाड बात करें या फिर एनटीएससी बात करें, केबीपीवाई बात करें, ये सब में कम्युनिकेशन से एक आध क्वेश्चन आता है। इसलिए मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा आप लोगों को, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का एक एग्जांपल मैं छोटा सा समझाता हूँ कि कम्युनिकेशन में आप लोग को बेसिकली पढ़ना क्या है। आपको पता है कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप लोग अपने कान में ईयरफोन डाले हुए हो और आराम से आवाज़ सुन रहे हो, बट इसके पीछे बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत लंबा प्रोसेस। इसको फिर भी इसको हटाइए। हम लोग कॉल पे बात करते हैं जनरली, हम यहाँ से बोलते हैं हेलो और सामने वाला को आवाज़ मेरा चला जाता है हेलो, बट इसके पीछे बहुत लंबा स्टोरी होता है। आपको पता है, जिस तरह से आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से अगर किसी भी चीज़ को ऑर्डर करते हो तो कोई भी सामान जब आपके पास आता है तो वो क्या होता है, वो उसको कवर किया जाता है। उसी तरीक़ा से ह्यूमन फ्रीक्वेंसी, जैसे ही मैंने बोला हेलो तो मेरा आवाज़ जो निकला वो मैकेनिकल फॉर्म में था। इस मैकेनिकल फॉर्म में हमारा मोबाइल या लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंटल डिवाइस है, उसमें क्या होगा, वो जाएगा और वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज होगा, कन्वर्ट होगा। वो इलेक्ट्रिकल का फॉर्म जो होगा उसके बाद एक आता है मॉड्यूलेटर, वो उसके ऊपर कवर करता है। जैसे अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट का हम बोले ना, सामान को कवर करके भेजा जाता है ताकि लॉस नहीं हो, हमारा नुकसान ना हो, हमारा जो ओरिजिनल सामान है वो हम लोग तक आ जाए। सिमिलरली हमारे आवाज़ को, हमारे वॉइस को, हमारे फ्रीक्वेंसी को कवर किया जाता है।
हाई फ्रिक्वेंसी से यानी कि मजबूती से। फिर यहाँ से भेजा जाता है हमारे नियरेस्ट टावर के पास, वो डिटेक्ट करता है कहाँ भेजना है, फिर वो भेजता है सैटेलाइट में, सैटेलाइट फिर जिसके पास भेजना था वहाँ जाता है, फिर वहाँ सेम प्रोसेस चेक किया जाता है सब चीज़, फिर वहाँ से थर्ड पर्सन जो मेरे पास था जिसको हम बात कर रहे थे जैसे कॉल पे हेलो आवाज़ जाना था, उसके मोबाइल में जाता है और फिर वो कवर हटता है और फिर वहाँ से वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में था ये सारा काम हो रहा था, फिर वो मैकेनिकल फॉर्म में चेंज होता है और तब उसके पास आवाज़ जाता है क्या, हेलो। यानी कि हेलो यहाँ से लेकर वहाँ तक जाने में इतना लंबा प्रोसेस होता है। तो ये किसका पार्ट है, तो ये कम्युनिकेशन का पार्ट है। बोलिए क्लियर हुआ, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, रेडिएशन का मतलब पता है जनरली हम लोग बोलते हैं वेव, ठीक है। अभी बाकी उसको डिटेल्स में हम लोग जब पढ़ेंगे तो समझेंगे। अभी अगर हम बहुत भारी अगर अंग्रेजी यूज़ कर लें, अगर इंग्लिश का वर्ड हम बहुत हेवी अगर यूज़ करते हैं तो आपको हो सकता है समस्या होगा, इसलिए हम लोग ऊपर ऊपर समझते हैं। जैसे कि समझिए कि जब किसी बच्चा को सिखाया जाता है पढ़ाई, एकदम न्यू बॉर्न बेबी मतलब इन द सेंस कि 1 साल 1.5 साल 2 साल, तो उसको ए फॉर एप्पल सिखाया जाता है। ए क्या होता है, अल्फ़ाबेट होता है, कॉन्सोनेंट होता है, वोवेल होता है, नहीं बताया जाता है। एप्पल कैसा होता है, नहीं बताया जाता है। तो सिमिलरली अभी हम बस आप लोग को थोड़ा सा बता रहे हैं कि ड्वेल नेचर होता क्या है, आप ये जानिए। इसके अंदर का जो टर्म्स है वो हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे तो जानेंगे। बस आपका इंटरेस्ट जगाने के लिए कि आपके फिजिक्स के जो सर है यानी कि अमित सर जो है वो क्या क्या टॉपिक को किस तरह से डील करेंगे, आज बस उसका डेमो है, समझ लीजिए, ठीक है। देखिए, यानी कि ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, बोला जाता है कि लाइट के बारे में युद्ध छिड़ा हुआ था साइंटिस्ट के 2 ग्रुप के बीच में। कुछ लोगों का कहना था कि लाइट जो होता है वो वेव नेचर का होता है, जैसे कि एक वेव आता है जो कि हमको दिखता नहीं है, उसी तरह से लाइट भी आता है। और कुछ लोगों का कहना था कि जो लाइट होता है वो मैटर होता है। मैटर इन द सेंस क्या होगा, तो जिस तरह से अगर किसी भी मैटर से अगर आपको हिट किया जाए तो आपको क्या होगा, चोट लगेगा। एक मैटर का अपना मोमेंटम होता है। तो 2 साइंटिस्ट का अलग अलग ग्रुप था। एक का क्या कहना था, एक का कहना था कि लाइट जो होता है वो वेव नेचर का होता है, दूसरा का कहना था लाइट जो होता है वो पार्टिकल नेचर का होता है। दोनों में घमासान युद्ध हो रहा था। तब तक आइंस्टाइन साहब का जन्म हुआ और आइंस्टाइन साहब क्या बोल दिए कि लाइट जो होता है उसका दोनों नेचर होता है। और फिर वहाँ पे एक वो इक्वेशन दिए जिसको हम लोग बोलते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिनके वजह से उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। बात समझ में आया। तो ये सारा का सारा कहानी था, यानी कि ये आपका पूरा हो गया मैक्रो फिजिक्स। बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है ना जी, चलिए पहले थोड़ा साफ करते हैं, उसके बाद फिर से एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए आपको मैक्रो फिजिक्स का दिख रहा है, अब आपको दिख रहा है माइक्रो फिजिक्स भी। तो ये देखिए आपके सामने है, मैक्रो में हम लोग 4 टर्म जाने, ठीक है, जिसमें मैकेनिज्म नहीं होता है, मैकेनिक्स होता है। ये मैंने आपको करेक्शन कर दिया था। और यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की जगह हम क्या किए थे, ऑप्टिक्स, ठीक है। यानी कि ये 4 टर्म आपको यहाँ पढ़ना था, एटम एंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस, कम्युनिकेशन एंड ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। यानी कि ये सारा टॉपिक्स आपको क्लास 11th और क्लास 12th में डील करना है, मेरे साथ डील करना है या फिर आप जहाँ भी जाइएगा, बट ये सब के बारे में आपको जानना है कि ये सब डील करना है। हमारे पास आइएगा, एक अलग तरह का माहौल मिलेगा आपको, जैसा कि लॉन्चिंग वीडियो में आपको बताया गया। फिर मैं वहीं बोलूँगा, अगर लॉन्चिंग वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाइए और वहाँ पर आप इसको जाकर देखिए। बात समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट के सेक्शन के तरफ, यानी कि थैंक यू इन द सेंस आपको पता है कि ये फ्री डेमो हो रहा है, आप लोग को लॉन्चिंग वीडियो में भी बताया गया था। और आप लोग को इस चीज़ के लिए ध्यान रखना है कि यहाँ पे अभी क्या चल रहा है, फ्री डेमो क्लासेस है। आपको अपना सीट को रजिस्टर करना है, उसके लिए इस QR को स्कैन कीजिए, एक गूगल फॉर्म ओपन होगा, उस गूगल फॉर्म को आप फिल कीजिए और आप हमारे फैमिली के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाइएगा। बट उसके अलावा ये 24 का डेट आपको याद रखना है। 24 टाइम कितना रहेगा, 5 PM। इस डेट को आप सेव कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं, यानी कि मंडे से स्टार्ट होने वाले हैं। तो जल्दी से आप अपने सीट को बुक कीजिए और हमें मौका दीजिए क्लास 11th और 12th के उस दुनिया को इतना हम लोग इतने अच्छे तरह से मजबूत करेंगे कि आप उसके बाद स्कोप्स को अपने लेवल से अच्छे से समझ सकेंगे। बोले क्लियर है? तो चलते हैं। थैंक यू।